नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक दहिया अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कोरोना महामारी को लेकर रोज़ सरकार नई नई गाइडलाइंस जारी कर रही हैं। लोगों में भी एक भय का माहौल थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। वीकेंड कर्फ्यू भी लागू कर दिया है, उसके साथ साथ नई नई पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। इस बारे में ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे पास राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल के डॉक्टर अरुण कुमार हैं, जो कोरोना से संबंधित बीमारियों के बारे में हमें जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, कोरोना के बारे में आपसे पूछना चाहेंगे कि कोरोना महामारी जो अभी तीसरी वेव मानी जा रही है, कितनी खतरनाक है और क्या हालात अभी दिल्ली में हो रखे हैं इसके? कोरोना महामारी जिस तरह से आप हर रोज़ न्यूज़ चैनल में आप दिखा भी रहे हैं, जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, पिछली बार की तरह लहर इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसका असर भी ज़्यादा इतना घातक नहीं है इंसान के शरीर पे। वह जो जिस प्रकार के पेशेंट्स हमारे पास अभी आ रहे हैं उनसे बस हल्का बुखार, खांसी और गले में दिक्कत ज़्यादा है। आईपीडी में भर्ती होने की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। ये काफ़ी अच्छा लक्षण है हमारे लिए। जहाँ तक हमें लग रहा है डॉक्टर्स को एक हर्ड इम्यूनिटी धीरे धीरे करके देश में बन रही है, जो भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। सर, डेल्टा की बात की जाए और ओमिक्रॉन की बात की जाए तो डेल्टा और ओमिक्रॉन में क्या डिफरेंस और ओमिक्रॉन कितना खतरनाक डेल्टा की बजाय इसमें माना जा रहा है? जी, डेल्टा वेरिएंट जिस तरह से आप सबको पता ही है, पिछले साल एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी हमारे पूरे देश में, पूरे संसार में जो चल रही है। डेल्टा वेरिएंट में इंसान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रखा था। ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले काफ़ी कम है। ओमिक्रॉन वेरिएंट में भर्ती होने की संभावनाएं भी काफ़ी ज़्यादा कम है। डेल्टा वेरिएंट में मरीज को सीवियरिटी, सीटी स्कोर काफ़ी ज़्यादा हो रखा था। ओमिक्रॉन वेरिएंट में सीटी स्कोर, सीटी इंडेक्स कम आ रहा है पहले के मुकाबले, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, कोई पेशेंट अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो वो किन किन हालात में हॉस्पिटल में एडमिट हो, वो बेचैन होकर इधर उधर वैसे भागदौड़ ना करे? क्या सिचुएशन होनी चाहिए कि उसको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी? सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए है कि घबराना नहीं है। आम इंसान को कोरोना का नाम का भय एक मन में बना हुआ है, जो कि गलत है। अगर आपका ऑक्सीजन का लेवल 92 से नीचे आ रहा है रूम टेम्परेचर पे, तो आपको अस्पताल आके भर्ती होने की ज़रूरत है। ऑक्सीजन की ज़रूरत तब हमें पड़ सकती है। अगर आपको कोई लंबी बीमारी पहले से है, जिस तरह से अस्थमा, बीपी, शुगर, उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर आपको चलते हुए बार बार हांफना पड़ रहा है, 10 कदम चलने के बाद अगर आपको रुक के लंबी लंबी सांसें खींचनी पड़ रही हैं और आपका बुखार लगातार 5 दिन से टूट नहीं रहा है, तो आपको अस्पताल में आके भर्ती होने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, बात की जाए मास्क की और सोशल डिस्टेंसिंग की, तो ये कितनी ज़रूरी है और कितनी कारगर है? मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही एक बचाव है। कोरोना वायरस का टीकाकरण आ चुका है, जिसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा आ रखा है। हमारा देश वर्ल्ड में नंबर 1 बन चुका है, जो सबसे ज़्यादा वैक्सीनेटेड पीपल का। मगर ये ना सोचे कि वैक्सीन होते हुए भी आप मास्क उतार सकते हैं, आप इधर उधर घूम सकते हैं। इस बात का हमें खास ध्यान रखना है कि एक दूसरे के बीच दूरी बनाए रखें। हर वक्त पब्लिक प्लेस पे कहीं भी जाएं, मास्क का उपयोग हमेशा रखें। बल्कि कोई अगर दूसरा इंसान भी आपको दिखे जो बिना मास्क के हैं, तो आप उसे उत्साहन दें कि वो मास्क का उपयोग करे, जिससे कि ऐसी चीज़ें फैले ना। डॉक्टर साहब, कोई पेशेंट अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो वो किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि बीमारी को वो फैलाने से रोक पाए और अपना भी इलाज वो ढंग से करवा पाए? जी, सबसे पहले तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि जाकर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें और सीवियरिटी के बारे में पता करें। अगर आपके डॉक्टर आपको होम आइसोलेशन की सलाह देते हैं, तो आप घर पे 7 दिन के लिए अपने आप को क्वारंटाइन करें। भारत सरकार की नई गाइडलाइंस आ चुकी हैं, जिसके हिसाब से आपको 7 दिन के लिए होम आइसोलेशन में रहना ज़रूरी है। उसके बिना आप कहीं भी बेवजह बाहर ना जाएं। खुद को घर में भी एक कमरे में अपने पास रहें। बच्चों से थोड़ा दूर रहें, घर के परिवार वालों से थोड़ा दूर रहें। जो भी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें गर्म पानी में धोएं। बार बार डोर हैंडल जैसी चीज़ें होती हैं जिनका डेली प्रयोग होता है, ना चाहते हुए भी पर घर में उपयोग हो जाता है, उनको बार बार सैनिटाइज़ करते रहें। जैसे डोर हैंडल हुआ, टीवी का रिमोट हुआ, इन सब चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है। डॉक्टर साहब, दिल्ली और आसपास के इलाकों से कई घटनाएं ऐसी सामने आ रही है कि वैक्सीनेशन के बाद कुछ लोगों की मौत हो गई है। क्या वैक्सीनेशन की वजह से ऐसा संभव है या कुछ और कारण भी इसका हो सकता है? जी नहीं, ये काफ़ी बड़ी गलत लोगों के अंदर वहम बन चुका है कि वैक्सीनेशन की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है जिससे मौतें आ रही हैं। ऐसा मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मौत का कारण कई तरह का दूसरा कारण भी हो सकता है। जैसे मरीज को पहले से ही कोई लंबी बीमारी हो,
जिस तरह से बीपी की कोई लंबी बीमारी, शुगर की कोई लंबी बीमारी, दिल की कोई लंबी बीमारी, जिसकी वजह से ये सब हो सकता है। वैक्सीन के कारण मौत होना बिल्कुल ना बराबर है। जिस तरह से स्टडीज़ भी आई हुई हैं ये कोविशील्ड की और कोवैक्सीन की, स्टडीज़ में भी नई नई गाइडलाइंस जो आई हुई हैं, इन सब में भी साफ साफ बताया गया है कि कोरोना वैक्सीन की वजह से मौत का कारण होना लगभग असंभव है। देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना बेशक अपने पैर पसार रहा है। राज्य सरकारों की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से लगातार नई नई गाइडलाइन जारी की जा रही हैं, परंतु आवश्यकता है सिर्फ जागरूक रहने की। आप जागरूक रहते हैं तो अपनी जान तो बचा ही सकते हैं, साथ में इसको फैलने से भी रोका जा सकता है। कैमरामैन अरुण कुमार के साथ दीपक दहिया, दिल्ली।